गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई आपने प्रारंभ कर दी होगी। जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जूलॉजी की फर्स्ट पेपर है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है कॉर्डेटा। और उस कॉर्डेटा की जो हमारी बुक है उसका सिलेबस 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो हमने पहले जो प्रारंभ की है वो है हमारी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमने पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने फर्स्ट यूनिट में जो जंतु स्टार्ट किया था वो था हमारा हर्डमानिया, यानी कि हमने हर्डमानिया की सामान्य आकार की, उसका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, संपूर्ण जंतु के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस यूनिट में एक नए जंतु को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। नया जंतु है ये ब्रैंकियोस्टोमा जो हम पढ़ेंगे, और इसका सामान्य नाम क्या है? एम्फीऑक्सिस। क्या नाम है इसका? एम्फीऑक्सिस। इसका जनरल भाषा में यानी कि कॉमन नेम है एम्फीऑक्सिस, और जो जूलॉजिकल नेम कहा जाता है वो इसको कहा जाता है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है किसका मेंबर है? जैसे हम जो स्टार्ट कर चुके हैं वो है कॉर्डेट एनिमल्स, तो इतना तो हमें पता है ये कैसा है, कॉर्डेट जीव है। लेकिन जो संघ कॉर्डेटा है उसको हमने 2 अलग भागों में बांटा था। एक भाग था प्रोटोकॉर्डेट, या हम कहें एक्रेनिएटा, और दूसरा था क्रेनिएटा या यूकॉर्डेट। तो एम्फीऑक्सिस किसका मेंबर है? ये है प्रोटोकॉर्डेट या एक्रेनिएटा का मेंबर। किसका मेंबर है ये? प्रोटोकॉर्डेट या एक्रेनिएटा का सदस्य है, यानी कि ये निम्न कॉर्डेट जंतु है। जैसा कि एक्रेनिएटा का मतलब है, एक का मतलब अनुपस्थित और क्रेनिया का मतलब कपाल, क्रेनियम। तो इन जीवों में मस्तिष्क के ऊपर कोई आवरण यानी कि क्रेनियम का आवरण नहीं पाया जाता है। किसका सदस्य हुआ? एक्रेनिएटा का हुआ। अब इसके पश्चात इस एक्रेनिएटा को हमने 3 संघ में बांटा था, 3 उपसंघों में बांटा था। प्रोटोकॉर्डेट में 3 उपसंघ आते हैं। पहला हेमिकॉर्डेटा जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, बेलेनोग्लॉसस। फिर आता है हमारा यूरोकॉर्डेटा जिसका सदस्य हमने पढ़ा हर्डमानिया, और तीसरा सदस्य आता है सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये किसका सदस्य है? ये उपसंघ सिफेलोकॉर्डेट का सदस्य है। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्या होगा? संघ कॉर्डेटा, वर्ग एक्रेनिएटा, उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा।
ये अगर हम जो हमने हमारी सबसे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट करवाया था। अगर हम वो फ्लो चार्ट याद करते हैं तो उस फ्लो चार्ट की वजह से हमें सभी जंतुओं का जो कॉमन क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो याद हो जाएगा। हमें उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वो फ्लो चार्ट एक बार पढ़ लेते हैं तो हम बहुत सारे जंतुओं के क्लासिफिकेशन को पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। तो वो फ्लो चार्ट जो हमने हमारी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में किया था, वो चार्ट आप बार बार रिपीट करें। उस चार्ट की मदद से आप अपना थ्योरी पेपर के साथ प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे जंतुओं का वर्गीकरण याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा? सिफेलोकॉर्डेट हुआ, ये किसका सदस्य है? ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेट का सदस्य है। अब पहले हम इसके नाम की बात करें तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये इसका वंशीय यानी कि जेनेरिक नाम है। ठीक है, कैसा नाम है? ये इसका वंशीय या जेनेरिक नाम है। सामान्य रूप से इसको क्या कहा जाता है? एम्फीऑक्सिस कहा जाता है। जैसे कि जो एम्फीऑक्सिस है इसका क्या मतलब है? ये दो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द एम्फी और ऑक्सिस से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है एम्फी और दूसरा है ऑक्सिस। एम्फी का मतलब क्या होता है? दोहरा, यानी कि दो सिरों से। दूसरा ऑक्सिस का मतलब होता है नुकीला या शार्प। तो कैसा जंतु है? एम्फीऑक्सिस ऐसा जंतु है जो कि दोनों सिरों से, ये इसके दोनों सिरे कैसे हैं? पॉइंटेड या हम कहें नुकीले होते हैं। बात समझ में आ रही है? सामान्य भाषा में इसको क्या कहा जाता है? इसे एम्फीऑक्सिस कहा जाता है। तो एम्फीऑक्सिस जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों एम्फी और ऑक्सिस से मिलकर बना है। एम्फी का मतलब होता है दोहरा या डबल, यानी कि दो सिरे। ऑक्सिस का मतलब है नुकीला या शार्प। तो ये जंतु दोनों सिरों से कैसा है? नुकीला होता है, इसलिए सामान्यतः इसको एम्फीऑक्सिस कहा जाता है। अब आप एक इस चीज को अंडरलाइन करें, जब आप नोट्स बनाएं तो आप जो है किसका सदस्य है? ये सिफेलोकॉर्डेटा। किसका है ये? सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य होता है। अब सिफेलोकॉर्डेट भी ग्रीक भाषा के दो शब्द सिफेलिक और कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सिफेलिक प्लस कॉर्ड। दो शब्दों ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ये बना है। पहला क्या है? सिफेलिक और दूसरा क्या है? कॉर्ड। तो दो शब्दों से मिलकर बना है। सिफेलिक का मतलब होता है सिर और कॉर्ड का मतलब क्या है? रज्जु। तो कॉर्डेट जीवों में ये ही सिफेलोकॉर्डेटा के सदस्य ही, सिफेलोकॉर्डेटा में हम एक ही सदस्य पढ़ते हैं जो है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये इसको सिफेलोकॉर्डेट नाम क्यों दिया गया है? उसका कारण है कि इन जीवों में रज्जु, कॉर्ड या रज्जु
सिर से भी आगे तक निकली होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इनको सिफेलोकॉर्डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जंतुओं में जो रज्जु है वो सिर से भी आगे तक निकली होती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ ये रज्जु इसके सिर से भी, नोटोकॉर्ड सिर क्षेत्र से भी आगे निकली होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा इसके बारे में कि एम्फिऑक्सिस क्यों कहते हैं? एम्फिऑक्सिस दो शब्द एम्फी और ऑक्सिस से मिलकर बना है। एम्फिऑक्सिस इस जंतु का सामान्य नाम है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों सिरों से नुकीला है। दूसरा, ये सदस्य किसका है? सिफेलोकॉर्डेट का। तो इन्हें सिफेलोकॉर्डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड सिफेलिक या सिर क्षेत्र से भी आगे तक निकली होती है। ठीक है, अब हम यदि एम्फिऑक्सिस की बात करें या ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा की अनुमानित 9 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। एम्फिऑक्सिस की कितनी? 9 प्रजातियां। टोटल कितनी मिलती हैं? 9 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में जो एम्फिऑक्सिस है उसकी 4 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? तो वो आती है ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम। 4 अलग अलग प्रजातियां जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो पहली कौन सी है? ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेल्जिकम, ब्रैंकियोस्टोमा सेरिब्रियम एंड ब्रैंकियोस्टोमा लैंसिलेटम। ये 4 प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में 9 प्रजातियां हैं और उन्हीं में से 4 प्रजातियां कहाँ मिलती हैं? इंडिया में पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम जंतु के बारे में पढ़ने से पहले क्या प्रारंभ करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण। क्या देखते हैं हम इसका? वर्गीकरण। तो यदि हमें हमारा जो फ्लो चार्ट हमने किया था वो याद है तो हम प्रमुख चीजें कर सकते हैं। संघ क्या होगा? कॉर्डेटा। हम कॉर्डेट ही पढ़ रहे हैं तो हमेशा संघ कौन सा आएगा? कॉर्डेटा। अब हम कहें शाखा या श्रेणी कौन सी है इसकी? तो ये किसका है? ए क्रेनिएटा। किसका सदस्य है? ए क्रेनिएटा का सदस्य है। इसको हम शाखा या श्रेणी कह सकते हैं। इसके पश्चात क्या आता है? उपसंघ। तो उपसंघ में किसका सदस्य है? ये सिफेलोकॉर्डेटा का सदस्य है। अब इसके बाद क्या आता है? वर्ग। तो वर्ग में यदि हम देखें तो सिफेलोकॉर्डेटा में केवल एक वर्ग है
लेप्टोकॉर्डी। कौन सा वर्ग है? केवल एक ही वर्ग है लेप्टोकॉर्डी, जिसका सदस्य कौन है? ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, इसका वंशीय नाम क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। और हम इसकी किस जाति का अध्ययन करेंगे? तो वो जाति है लैंसियोलेटम। इसे लैंसिलेट भी कहते हैं, लैंसियोलेटम इसकी प्रजाति है। तो क्या हुआ इसका वर्गीकरण? वर्गीकरण में संघ कॉर्डेटा, जो श्रेणी है इसकी वो क्या है? ए क्रेनिएटा। उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा। इस उपसंघ में केवल एक ही वर्ग है, कौन सा? लेप्टोकॉर्डी। जो वंश है वो क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। और जाति कौन सी है जिसका हम अध्ययन करेंगे? भारतीय जाति है लैंसियोलेटम। अब जब हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंसियोलेटम, तो एम्फीऑक्सिस को सामान्य रूप में, जो एम्फीऑक्सिस है उसे क्या कहते हैं? लैंसिलेट। इसे सामान्य रूप से एम्फीऑक्सिस या लैंसिलेट भी कहा जाता है। क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है दो धारी छुरी या भाला। क्या नाम है इसका? दो धारी छुरी या भाला। क्योंकि ये दोनों सिरों से कैसा है? नुकीला। कैसा है? नुकीला है। तो इसे लैंसिलेट या क्या कहते हैं? दो धारी छुरी, या दोनों ही तरफ से ये भाला सदृश्य दिखता है। तो क्या 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 कॉमन नाम हुआ इसका? ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, एम्फीऑक्सिस कहते हैं, और साथ के साथ क्या कहते हैं? लैंसिलेट भी कहते हैं। लैंसिलेट या एम्फीऑक्सिस कहने का कारण है क्योंकि ये दोनों सिरों से नुकीला होता है। दोनों सिरों से नुकीला और भाले के समान दिखने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? एम्फीऑक्सिस या लैंसिलेट कहते हैं। तो ये इसका क्या हुआ? वर्गीकरण। साथ के साथ इसका नाम क्या होता है? जो एम्फीऑक्सिस है प्रमुख रूप से मेडिटेरियन समुद्री जल में पाया जाता है। पहले हम क्या करते हैं? इसका आवास देखते हैं। तो आवासीय रूप से जो एम्फीऑक्सिस है वो कैसा है? ये मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का मतलब होता है गर्म जलीय। कैसा हो? गर्म जलीय समुद्री आवास में। ठीक है, जो हल्के से गर्म, यानी कि गर्म से मतलब ऐसा नहीं उबलता हुआ पानी हो, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, पानी ठंडा नहीं हो। कैसा हो? मेडिटेरियन का मतलब गर्म रेतीले पानी में ये पाया जाता है। कैसा होता है? गर्म रेतीले पानी में, यानी कि जहाँ पर रेत भी हो। ये जो एम्फीऑक्सिस होता है दोहरा जीवन व्यतीत करता है। दोहरे जीवन से मतलब कि ये दिन के समय तो रेत में, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्या होता है कि ये रेत में इस प्रकार से रेत में धंसा हुआ रहता है।
केवल मुख वाला या ये जो रोस्ट्रम वाला क्षेत्र होता है ये रेत से बाहर निकला होता है और इसका पीछे का शरीर रेत में धंसा हुआ रहता है। प्रमुख रूप से मेडिटेरियन जल में पाया जाता है। जापान, चीन में एम्फीऑक्सिस को भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। जीवन कैसा है? दोहरा जीवन है। दोहरा जीवन से मतलब दिन के समय प्रमुख रूप से ये रेत में धंसा हुआ रहता है और रात में ये क्या करता है? जल में स्वतंत्र रूप से तैर सकता है, यानी कि रात्रिचर विचरण करने वाला जीव है। कैसा जीव है? रात्रिचर विचरण करने वाला जीव है। दिन में रेत में धंसा हुआ है, साथ ही साथ डरपोक होता है। एक तरीके से डरपोक से मतलब यदि इसको अपनी रेत के आसपास या फिर हम कहें रात्रि के समय भोजन के लिए या किसी कार्य से यदि ये रेत से बाहर निकलता है, जल में तैरता है, तो अगर इसे अपने आसपास कोई हलचल दिखती है तो ये वापस से रेत में घुस जाता है, रेत में चला जाता है। अब रेत में यानी कि अपना बिल बनाने के लिए दोनों ही सिरे कैसे इसके नुकीले हैं, तो अपने दोनों सिरों का उपयोग ये करता है। प्रमुख रूप से ये अपने प्रौथ वाले क्षेत्र से यानी कि जो मुख आगे का जो सिरा होता है उस क्षेत्र से रेत में धंसता है और थोड़ी देर बाद ही वापस से घूमकर इस पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, कैसा होगा? जैसे अपने आसपास कोई हलचल दिखी तो डरपोक है, रेत में ऐसे घुसा और घुसकर ये इस तरीके से निकलकर रेत से बाहर निकला रहता है। तो इसका कुछ भाग यानी कि शरीर का कुछ भाग रेत के ऊपर रहता है और बाकी का हिस्सा रेत के अंदर धंसा हुआ पाया जाता है। तो आवास क्या हो गया इसका? रात्रिचर है। आवास में ये मेडिटेरियन गर्म समुद्री जलों में पाया जाता है। रेत में बिल बनाकर रहता है, दिन में प्रमुख रूप से रेत में धंसा हुआ रहता है तथा रात्रि के समय जल में स्वच्छंद रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। तो दोनों ही तरीकों से ये अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अब यदि एम्फीऑक्सिस को जो सर्वप्रथम खोजा था, ठीक है, एम्फीऑक्सिस को सर्वप्रथम खोजने का जो कार्य है वो, या हम कहें एम्फीऑक्सिस की खोज किसी अलग वैज्ञानिक ने की है, इसे नाम किसी अलग वैज्ञानिक ने दिया है तथा इसको ब्रैंकियोस्टोमा किसी अलग वैज्ञानिक ने कहा है। तो यदि हम इसकी खोज की बात करें, एम्फीऑक्सिस की जो खोज है वो की है पेलास ने। ठीक है, खोज एम्फीऑक्सिस को खोजा किसने है? पेलास ने खोजा है। इसे ब्रैंकियोस्टोमा नाम किसने दिया? कॉस्टा ने। ब्रैंकियोस्टोमा किसने कहा है? कॉस्टा ने। तथा इसे एम्फीऑक्सिस नाम किसने दिया है? यार्ले। ठीक है, तीन अलग अलग वैज्ञानिक हो गए। खोजकर्ता कौन है? पेलास। ब्रैंकियोस्टोमा नाम किसने दिया है? कॉस्टा ने दिया है। और एम्फीऑक्सिस जो कि इसका कॉमन नेम है, साधारण नेम है, वो किसने दिया है?
यार्ले ने दिया है। अब हम इसके सामान्य लक्षण या सामान्य आकारिकी के बारे में बात करते हैं। एम्फिओक्सिस का शरीर कैसा है? लंबा, या हम कह सकते हैं लंबवत मछली समान आकृति का जीव है। क्या कहते हैं इसको? लैंसिलेट कहते हैं। भाला सदृश्य भी इसकी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो हम सामान्य तौर पर देखें तो क्या होगा? इस जीव का आकार कैसा है? लंबा, मछली के समान संरचना वाला जीव इसको कहते हैं। जो जीव है एक तरीके से अल्प पारदर्शी, चमकीला पारदर्शी जीव होता है। इस जीव के शरीर में कुछ संरचनाएं हैं जिनके बारे में हम देखें। ये वो जीव हैं सिफेलोकॉर्डेट जिनमें नोटोकोड भ्रूणीयावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक अर्थात जीवन पर्यंत पाई जाती हैं। अभी इससे पहले हमने बात की थी कि प्रोटोकॉर्डेट जीवों में जो नोटोकोड है वो भ्रूणीयावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक जीवन की किसी अवस्था में पाई जा सकती है। जैसे हर्डमानिया में नोटोकोड केवल लार्वा में मिल रही थी, वयस्क में नहीं पाई जाती। जो हेमिकॉर्डेट है उनमें भी नोटोकोड केवल अल्प विकसित अवस्था में पाई जाती है। तो ये एक ऐसे जीव हैं जिनमें नोटोकोड भ्रूणीय अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक यानी कि जीवन पर्यंत पाई जाती है। और वो नोटोकोड क्या होता है? सिर क्षेत्र से भी आगे तक निकली होती है। अब इस जीव की बात कर रहे हैं तो जीव में शरीर को हम दो क्षेत्रों में बांटते हैं। इसका अग्रभाग तो क्या कहलाता है? धड़, तथा पश्च छोटा भाग क्या कहलाता है? पुच्छ कहलाता है। दो क्षेत्र विशेष हो गए। आगे का भाग क्या कहलाता है? धड़ कहलाता है। और पीछे का छोटा भाग क्या कहलाता है? पुच्छ कहलाता है। अब इसमें जो धड़ होता है उसमें मुखीय क्षेत्र आगे की ओर निकला होता है। ये आगे की ओर निकला हुआ क्षेत्र प्रॉथ या रोस्ट्रम कहलाता है, जो कि रेत में बिल बनाने में सहायता करता है। क्या है ये? प्रॉथ या रोस्ट्रम, जो कि रेत में बिल बनाने में इन जीवों की सहायता करता है। इस रोस्ट्रम के नीचे की ओर क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। प्रॉथ या रोस्ट्रम के नीचे की ओर मुख होता है तथा इस मुख पर एक झालर समान सदृश्य संरचना पाई जाती है, यानी कि फ्रिल लगी होती है, झल्लर लगी होती है। उस झालर को हम कहते हैं मुखीय झालर। उस मुखीय झालर पर कुछ स्पर्शक समान संरचना लगी होती हैं जिन्हें हम मुख सिराई कहते हैं। फिर से शरीर का अग्रभाग क्या है? बाहर की ओर निकला हुआ भाग प्रॉथ या रोस्ट्रम कहलाता है, जो कि क्या करता है? जब जीव रेत में बिल बनाता है उसमें सहायता करता है। रोस्ट्रम के नीचे मुख होता है। मुख के ऊपर पतली झिल्ली पाई जाती है जो कि झल्लर के समान होती है, इसलिए उसे
क्या कहते हैं? मुखीय झालर कहते हैं। इस मुखीय झालर पर कुछ अप्रॉक्सीमेटली 22 स्पर्शक लगे होते हैं। इन स्पर्शकों के कारण हर्डमानिया के समान इसमें भी सीलियरी भोजन विधि पाई जाती है। कैसा होगा ये भी? फिल्टर फीडिंग या पक्षमाभी पोषण प्रकार का जीव है। समुद्र जलीय है। जलधारा के साथ भोजन के कण जाएंगे तो उनको छानने के लिए क्या पाए जाते हैं? ये स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो शरीर होता है उस पर 3 प्रकार के या हम कहें 3 पंख पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। अंतः कंकाल मिलता है लेकिन बाह्य कंकाल अनुपस्थित है। तो 3 पंख पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ अधर सतह पर पाया जाने वाला पंख, छोटा पंख क्या कहलाता है? अधर पंख। इसके अलावा पृष्ठीय पूर्ण शरीर के ऊपर भी एक पंख पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय पंख। ठीक है। नीचे की ओर छोटा सा ये जो मिलता है इसको हम अधर पंख कहते हैं तथा ऊपर की ओर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय पंख कहते हैं। इसके साथ साथ एक पंख पूंछ क्षेत्र पर भी पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुच्छीय पंख कहते हैं। तो 3 तरह के क्या हो गए? पंख हो गए। कौन कौन सा? एक अधर सतह पे मिलता है तो उसे अधर पंख कहते हैं। ऊपर की ओर जो मिलता है पृष्ठ सतह पर इसे पृष्ठीय पंख कहते हैं। और पूंछ पर पाया जाने वाला पंख पुच्छीय पंख कहलाता है। ये कैसे हैं? अयुग्मित पंख होते हैं। युग्मित और अयुग्मित पंख क्या होते हैं ये हम जब आगे स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे, जब हम मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पंख प्रमुख रूप से मछलियों की ही विशेषता है तो हम वहाँ देखेंगे। ठीक है। किसकी बात हुई? पंख पाए जाते हैं। इन पंखों में क्या पाई जाती है? पंख अरे, फिन रे पाई जाती है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ अधर पंख पर क्या पाई जा रही हैं? ये जो संरचना बनी है इनको क्या कहते हैं? पंख अरे या फिन रे, यानी कि इनको कंकालीय संरचना, पंखों की कंकालीय संरचना क्या कहलाती है? पंख अरे या फिन रे कहलाती है, जो कि इसको तैरने में सहायता करती है। ये पंख अरे या फिन रे केवल अधर और पृष्ठीय पंख में ही पाई जाती है। याद रखना, ये पंख अरे अंतः कंकाल का भाग है और किसमें? अधर और पृष्ठीय पंख में ही पाई जा रही है। पुच्छीय पंख में पंख अरे या फिन रे नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इसके शरीर में पाए जाने वाले छिद्रों की। तो इसमें 3 छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। कितने छिद्र मिलते हैं? छिद्र भी कितने हैं? 3। पहला छिद्र होता है मुख, दूसरा होता है एट्रियोपोर
और तीसरा होता है गुदा या एनस। तो स्थिति देखें, पहला छिद्र कहाँ मिलता है? प्रोथ या रोस्ट्रम के नीचे। क्या पाया जाता है? यहाँ पर मुख छिद्र पाया जाता है। प्रोथ या रोस्ट्रम के नीचे पहला छिद्र किसका मिलता है? मुख का। इसके पश्चात जो अधर पंख है, उस अधर पंख के प्रारंभ में यहाँ जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं छिद्रनुमी संरचना, एट्रियोपोर, जिसके द्वारा जो गुहा है एट्रियम वो बाहर खुलती है। एट्रियम गुहा किसके द्वारा? एट्रियोपोर छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। कहाँ मिल रहा है? ये यहाँ अधर पंख के प्रारंभ में पाया जाता है। और अधर पंख के पीछे की ओर जो गुदा है यहाँ पर पाया जाता है गुदीय छिद्र। तो इस तरीके से इसमें छिद्र भी कितने हैं? 3। एक मुखीय छिद्र होता है, दूसरा एट्रियोपोर और तीसरा गुदीय छिद्र होता है। 3 तरह के क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। अब इसके अलावा हम और संरचनाएं यदि देखते हैं तो इसमें यहाँ कुछ फोल्ड नुमा अधर पंख से लेकर मुखीय झालर तक कुछ पतले फोल्ड पाए जाते हैं या वलन पाए जाते हैं। फोल्ड या वलन पाए जाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? मेटाप्लूर वलन कहलाते हैं। इन वलनों की वजह से जो जीव होता है वो जल में आसानी से तैर पाता है। अब इसके अलावा इन जीवों में शरीर में अंदर यहाँ ये संरचनाएं हैं, इनको हम कहते हैं आदि पेशी खंड। पेशीय खंडों की संरचना पाई जाती है जो पूरे शरीर में इस तरह की आकृति में फैले रहते हैं। ये खंड क्या कहलाते हैं? आदि पेशी खंड या मायोटोम्स, जो कि इसको जल में तैरने में सहायता करते हैं। ये इसकी बाह्य आकारकी थी। इसकी आंतरिक आकारकी के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।